Now we were talking about the causes of the revolt. So first cause was political cause, second is economic cause. Now the Britishers introduced a land revenue system in which they want कि जितना वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल उतना वो चाहते थे कि हमें रेवेन्यू मिल जाए. द पीजेंट्स वर लेफ्ट मिजरेबल एंड ऑप्रेस्ड. और अब ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे कि जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा मिजरेबल होती जा रही थी. वो रिसेंट कर रहे थे, मना कर रहे थे बार बार कि वी कांट पे दिस मच ऑफ रेंट्स एंड रेवेन्यूज़. द जमींदार एंड मनी लैंडर्स ऑपरेस द पीजेंट्री थ्रू हाई रेवेन्यू रेट्स. और जो जमींदार थे, मनी लैंडर्स थे, वो भी हाई रेट्स लगा कर फार्मर्स को ऑपरेस किए जा रहे थे, सप्रेस किए जा रहे थे. द पीजेंट ऑफन टुक लोन्स फ्रॉम द मनी लैंडर्स एंड दे वर हार्डली एबल टू पे देम बैक. और अब जब फार्मर्स के पास पैसा नहीं होता था, रेवेन्यू नहीं होता था देने के लिए, तो वो मनी लैंडर्स से क्या करते थे, लोन लेते थे और वो भी वो नहीं रिफंड कर पाते थे, रीपे कर पाते थे. द पीजेंट वर ऑफन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स. और इसी वजह से उनको कई बार अपनी लैंड्स भी छोड़नी पड़ सकती थी. और इन्हीं सिचुएशन की वजह से ज़मींदार भी कई बार अफेक्ट हो जाते थे, क्योंकि उनके पास अब रेवेन्यू नहीं आया तो फिर उनको लैंड कॉन्फिस्केट करनी पड़ती थी, किनकी, पीजेंट्स की, फार्मर्स की. द इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अब जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इंडिया की, वो भी सफ़र कर रही थी. कैसे? बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इम्पोर्टेड चीप मशीन मेड गुड्स इनटू इंडिया. अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, मशीन मेड गुड्स जो चीप होते थे, सस्ते होते थे रेट्स में, वो ब्रिटिशर्स कहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे, बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे इनटू द इंडिया. और इसी वजह से जो इंडियन वर्कर्स थे, इंडियन गुड्स एक्सपेंसिव होते जा रहे थे और जो इंडियन वर्कर्स थे उनका काम खत्म होता जा रहा था. जो इंडियन क्राफ्टमेंट्स थे, अब उनके पास पावर ही नहीं रही थी कि वो अपना काम कुछ कर सके, क्योंकि अब उनके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे थे और उनके पास इनकम सोर्स नहीं था. दस द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन. और इसी की वजह से अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी जो हमारी इंडिया की थी वो डिक्लाइन होती जा रही थी. विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड रूलिंग फैमिलीज बाय द ब्रिटिश, मैनी पीपल हु हैड अर्न्ड अ लिविंग फ्रॉम रॉयल पेट्रोनेज सच एज पोइट्स, म्यूजिशियन एटसेट्रा ऑल्सो फाइंड देमसेल्फ अनएम्प्लॉयड. और कई ऐसे जो वर्कर्स थे जो अपनी लिविंग किन से चलाते थे, रॉयल पेट्रोनेजेस से, जैसे कि अपनी लिविंग चलाते थे पोइट्स, म्यूजिशियंस, ये सब लोग, ये भी अब अनएम्प्लॉयड होते जा रहे थे. इन लोगों के पास भी काम नहीं था करने को. नाउ द नेक्स्ट कॉज इज सोशल एंड रिलीजियस कॉज. सोशल कॉज की बात करें तो द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स इन द कंट्री एज दे बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी नीड टू बी रिफॉर्म. अब ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि हमारी इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी इसमें चेंजेस लाने की नीड है. लॉज वर पास टू अबॉलिश सती टू एनकरेज री मैरिज ऑफ द विडोज. और अब ब्रिटिशर्स नए रूल्स लेकर आ रहे थे जिसमें वो चाहते थे कि सती प्रैक्टिस जो थी उसको हम अबॉलिश करें, बंद करें. सती प्रैक्टिस मीन्स कि जो विडो होती थी वो उसकी जो हस्बैंड की पायर होती थी उसी के साथ उसको जल जाना होता था. तो अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि सती प्रैक्टिस को हम डिमोलिश करें और री मैरिजेस को, जो विडोज़ हैं उनकी री मैरिज को प्रमोट करें. और कई ऐसे वेस्टर्न और इंग्लिश एजुकेशन को भी ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे. दीज रिफॉर्म्स वर लुक्ड अपॉन विद सस्पिशन बाय द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और हमारी सोसाइटी का जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था, जिनकी सोच पुरानी थी, उन लोगों को लग रहा था कि ये जो रिफॉर्म्स हमारी ब्रिटिशर्स लेकर आ रहे हैं इंडिया में, ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक हार्म की तरह है, एविल की तरह है. आफ्टर 1830 क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली एंड द कंपनी इवन अलाउड देम टू ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी. अब जो ब्रिटिशर्स कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने 1830 के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनको फ्रीली फंक्शन करने की परमिशन दे दी थी. अब इन 1850 अ लॉ वॉज पास टू प्रमोट कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी. और 1850 में एक लॉ पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग जितने भी इंडियंस है वो क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं. और इसकी परमिशन कौन दे रहे थे इनको? ब्रिटिशर्स. According to this, any Indian who had converted to Christianity was allowed to inherit the property of his ancestors. अब ब्रिटिशर्स क्या अलाउ कर रहे थे कि अगर आप अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंडियंस अगर क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं, तो उनकी जो एंसेस्टर्स की लैंड है, फोर फादर्स की लैंड है, उसको वो अक्वायर कर सकते हैं. अगर वो इंडियंस ही रहेंगे और हिंदू धर्म को ही मानेंगे तो वो अपनी जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है उसे खो देंगे. द लैंड बिलोंगिंग टू टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज वॉज टैक्स. और जो लैंड थी टेम्पल्स और मॉस्क्यूज की, उस पर भी अब टैक्सेस लगने लगे थे. और इसी वजह से जो कास्ट सिस्टम था हमारी सोसाइटी का वो डिस्टर्ब होने लगा था. दिस वॉज डीपली रिजेंटेड बाय मैनी हु फेल्ट दैट द ब्रिटिश वर हार्मिंग देयर रिलीजन. और इसी वजह से कई लोगों को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स हमारी क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो हमारे रिलीजन्स को, हमारी कास्ट सिस्टम को, हमारी सोसाइटी के जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस है उनको हार्म कर रहे हैं, उनको हर्ट कर रहे हैं और हमारी फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. इनफैक्ट अ मेजर कॉज ऑफ द रिवॉल्ट वॉज द बिलीफ और फियर दैट द पीपल्स रिलीजन वॉज अंडर थ्रेट फ्रॉम द ब्रिटिश. और इसीलिए सब लोगों को ये लग रहा था कि हमारा जो मेजर कॉज है रिवॉल्ट का वो यही रहा
कि लोगों को लग रहा था कि उनके रिलीजन्स को ब्रिटिशर्स एज अ थ्रेट, हम उनको क्या मान रहे हैं, ब्रिटिशर्स को एज अ थ्रेट मान रहे हैं हमारे रिलीजन्स पे। द ब्रिटिशर्स कंसिडर्ड देमसेल्फ सुपीरियर टू द इंडियंस एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम। और जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को इंडियंस के अगेंस्ट सुपीरियर माना करते थे और उनकी डिसरिस्पेक्ट किया करते थे, और इसी वजह से इंडियंस को कोई भी हाई पोजीशन, हाई रैंक जो वर्क होता था एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में और आर्मी में, वो नहीं दिया जाता था। वो किसके लिए होता था? सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए। नाउ द फोर्थ कॉज इज मिलिट्री कॉज, की एक और रीज़न था मिलिट्री कॉज जिसकी वजह से हमारा रिवॉल्ट हुआ था। व्हाट वाज इट? Indian sepoys constituted a major bulk of East India Company army. They were unhappy with their pay, allowances and conditions of the service. अब जो इंडियन सिपॉयज थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्क कर रहे थे, उनको जो पेज और अलाउंसेस दिए जाते थे, उनकी जो सर्विस थी, वर्किंग कंडीशन की, वर्किंग सर्विसेज जो थी, उनकी कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी, उनके अलाउंसेस, उनका जो पे था वो बहुत ज़्यादा कम था देन देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स। एक जगह तो हमारे इंडियन सिपॉयज और दूसरी जगह ब्रिटिश सिपॉयज, और ब्रिटिश सिपॉयज के कंपैरिजन में जो इंडियन सिपॉयज को पेमेंट दिया जाता था वो बहुत ज़्यादा कम था। इसी चीज़ से हमारे इंडियंस अनहैप्पी थे। दे कुड नॉट राइज टू हाई पोस्ट, और सेम चीज़ उनकी रैंकिंग में भी की जाती थी कि उनको हाई पोस्ट पे नहीं प्रमोट किया जाता था। They were often treated in a humiliating manner by the British soldiers. Initially, the company had adopted its military practices in accordance with the religious ideas and beliefs of the Indian people. As a result, soldiers died in a separate quarter. Starting में तो कंपनी रिलीजियस बिलीफ को मानते हुए सेपरेट क्वार्टर्स दिया करती थी, और ओवरसीज सर्विस जो थी उसके लिए वो इंडियन सिपॉयज को फोर्स नहीं किया करती थी। लेकिन बाद में क्या होने लगा, एक रूल पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग द सिपॉयज हैव टू ट्रेवल टू अब्रॉड इफ नीडेड। तो अब सिपॉयज को अब्रॉड तक ट्रैवल करके जाना पड़ सकता था, और वो ट्रैवलिंग किससे होगी? ओवर द सीज। मैनी पीपल एट द टाइम बिलीव दैट क्रॉसिंग द सी लेड टू द लॉस ऑफ देयर रिलीजन एंड कास्ट। और सिपॉयज का मानना ये था कि अगर वो ओवरसीज क्रॉस करके जाएंगे तो उनकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे वो अपना रिलीजन, अपना जो पावर है, उनकी जो रिलीजन और कास्ट की जो पावर है वो खो देंगे। ये बिलीव था। इन 1824 व्हेन द सिपाहीज वर टोल्ड टू ट्रेवल, तो अब 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियंस को फोर्स किया, इंडियन सिपॉयज को, कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा टू बर्मा बाय सी, और किस रूट से? सी रूट से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा टू फाइट फॉर द कंपनी। और इंडियन सिपॉयज ने इस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उनको क्या लगता था कि वो अपना रिलीजन और कास्ट खो देंगे। दे वर सीवियरली पनिश्ड फॉर रिफ्यूजिंग टू फॉलो द ऑर्डर्स, और इसी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट दी गई कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के जो रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको अनफॉलो किया गया है। इन 1856 द कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ, द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, विच स्टेटेड दैट ऑल न्यू रिक्रूटर्स in the company's army had to agree to serve overseas in case it was required। और बाद में ब्रिटिशर्स ने एक नया रूल लेकर आया वो, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी न्यू आर्मी में रिक्रूट होता है तो उसे क्या करना होगा? उसे ओवर द सीज भी जाना पड़ सकता है। द सोल्जर्स वर गिवन फॉरेन सर्विसेज अलाउंसेज, और इसी के लिए जो सोल्जर्स थे उसको ब्रिटिशर्स क्या दिया करते थे? भत्ता, फॉरेन सर्विस अलाउंसेज, when they were sent to fight outside the country, which was discontinued। और जो क्या था अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी आपको फोर्सफुली जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा। And the Indian sepoys from wearing religion and caste marks such as putting a tika or tilak on the forehead, wearing a turban, keeping a beard etc. they spread a feeling of discontentment। और ब्रिटिशर्स ने इंडियन सिपॉयज को बिल्कुल फोर्सफुली मना कर दिया था कि अब वो अपने रिलीजन जो मार्क्स हैं, अपने कास्ट के जो मार्क्स हैं, उनको नहीं यूज़ कर सकते हैं while fighting for the company। Like if a person puts tika, he cannot put it if a person is wearing turban। अगर कोई पगड़ी पहनता है तो उसे वो अलाउ नहीं किया जाता था अगर वो एक इंडियन सिपॉयज है। और सेम चीज़ कहाँ हो रही थी? जितने भी इंडियन सिपॉयज थे उनकी जो फैमिलीज थी वो किस में इन्वॉल्व थी? एग्रीकल्चर पर्पसेस में, एग्रीकल्चर वर्क में। तो अब जब वो इंडियन सिपॉयज का काम कर रहे थे और उनको बाहर जाना पड़ रहा था अब्रॉड फॉर फाइटिंग, तो उनका जो बैकग्राउंड था, उनका जो पीजेंट्री वर्क था, वो भी अब डिसकंटिन्यू होता जा रहा था। और इसी वजह से क्या था, फार्मर्स के अंदर, इंडियन सिपॉयज के अंदर एक फीलिंग आई थी डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नाउ द लास्ट कॉज इज इमीडिएट कॉज। अकॉर्डिंग टू इट इन 1856 द एनफील्ड राइफल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द आर्मी। एक नई राइफल लाई गई आर्मी के अंदर और उसका नाम था एनफील्ड राइफल। और इस राइफल को लोड करने के लिए द सिपॉय हैड टू बाइट द कार्ट्रिज ओपन। इस राइफल के अंदर अगर आपको बारूद डालना है, लोड करना है, तो उसके लिए आपको उसका कार्ट्रिज जो होता था, उसका जो मेन ओपनिंग होता था, उसको किससे खोलना पड़ता था? मुंह से खोलना पड़ता था। यू हैव टू बाइट इट टू ओपन। सो इट वॉज रूमर्ड दैट दिस कार्ट्रिज वॉज कोटेड विद द काउ एंड पिग फैट। और ये अफवाह फैली, रूमर फैला सिपॉयज के अंदर
कि ये जो कार्ट्रिज है इसको किससे कोट किया गया है, काऊ और पिग के फैट से इसको कोट किया गया है। वाइल द हिंदूज कंसिडर्ड काऊ, क्योंकि हिंदूज काऊ को क्या कंसिडर करते थे, सेक्रेट, पवित्र मानते थे, इसीलिए उन्होंने मना किया दैट वी विल नॉट यूज़ दिस राइफल, वी विल नॉट ओपन दिस कार्ट्रिज विद माउथ। और सेम चीज़ मुस्लिम्स भी पिग को नहीं कंसिडर, उसको डर्टी कंसिडर करते थे और इसीलिए उन्होंने भी मना कर दिया दैट वी डू नॉट ईट इवन द पोर्क ऑफ पिग, सो वाई वी विल टेक द कार्ट्रिज इन आर माउथ। दिस न्यूज़ ग्रेटली अलार्म्ड एंड एंगर द हिंदूज़ एंड मुस्लिम। और ये राइफल के इमरजेंस की जो न्यूज़ थी इसकी वजह से हिंदूज़ और मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा एंग्री हुए। दे बिलीव दैट द ब्रिटिशर्स वर डेलिबरेटली ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन एंड कास्ट एंड वांटेड देम टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। और अब इनको ऐसा लग रहा था, हमारे इंडियन सिपॉयज़ और जो थे उनको ये लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स है वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि हम हमारा धर्म किस में कन्वर्ट कर लें, क्रिश्चियनिटी में। और इसी वजह से हमारे सिपॉयज़ ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया दैट वी विल नॉट यूज़ दिस काइंड ऑफ राइफल।